दोस्तों हाल ही में मैंने रिवेंज ऑफ द पोंटियानेक नामक मलेशियन फिल्म देखा है जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से कस्बे में पहुंचते हैं जहां आज खालिद और सिति की शादी हो रही है। हम जान पाते हैं कि शादी से पहले ही खालिद का एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम है निक। खालिद निक को सिति से ये कह के मिलवाता है कि आज से सिति उसकी माँ है और इस पे निक कुछ नहीं कहता। इस दौरान खालिद से मिलने उसका भाई आता है जिसका नाम रजा है और रजा के साथ इनका दोस्त रईस भी था। रईस और खालिद को देख ऐसा लगता है मानो उनके बीच कोई पुराना मनमुटाव था, मगर आज रईस उससे कहता है कि वो पिछला सब कुछ भूल जाना चाहता है क्योंकि रजा ने उसे मना लिया है। खैर उस रात सब शादी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गाँव के पीछे वाले जंगल में कुछ हलचल होती है। झाड़ियों के पीछे से हम एक लड़की को बाहर आते देखते हैं जो बहुत क्रीपी लग रही थी। वो लाल रंग के कपड़े पहनी हुई थी और किसी लाश की तरह सीधे खालिद और सिति के जश्न की तरफ बढ़ रही थी। वहीं पार्टी में रईस जल्द ही किसी लड़की के साथ वापस निकलने वाला था जो उससे यही पार्टी में मिली थी, लेकिन हंसी मजाक के दौरान रईस की नजर वहीं जंगल वाले रास्ते पे पड़ती है। एक पल के लिए उसे वही लड़की वहां नजर भी आती है जिसे देख रईस बहुत डर जाता है, मगर अगले ही पल ये लड़की गायब हो गई थी, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो पार्टी खत्म होने के बाद रईस अपनी दोस्त के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में उन्हें वही औरत दिखाई देती है। रईस हड़बड़ा कर गाड़ी रोक देता है और यहाँ उसे गाड़ी के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो नीचे झुककर चेक करता है तो उसे दिखाई देती है वही लड़की जो किसी जानवर की तरह क्रॉल करते हुए बाहर आती है और रईस पे झपट पड़ती है। गाड़ी में बैठी उस दूसरी लड़की को केवल रईस की लाश नजर आती है जो कि खून से लथपथ थी। यहाँ से सीन खालिद और सिति के घर पे शिफ्ट होता है जहाँ निक इनसे कह रहा होता है कि उसे अपने कमरे में डर लग रहा है क्योंकि उसने बाहर किसी घोस्ट को देखा है। ऐसे में खालिद निक के कमरे को चेक करता है एंड वहां कोई नहीं था, बट स्टिल निक डरा हुआ ही था, तो इसीलिए खालिद निक के साथ उसके कमरे में ही रुक जाता है। नाउ एज एन ऑडियंस हम देख पाते हैं कि घर के छत पे वाकई उसी औरत की घोष थी जो रईस को मारी थी। अब अगली सुबह गांव में एक भयानक हादसा होता है। दरअसल जब सिति शादी की पहली सुबह उठकर बाहर निकलती है तो उसे घर के बालकनी में ढेर सारा खून बिखरा हुआ दिखाई देता है। ये देख सिति बाहर आती है जहां सामने पेड़ पे रईस की लाश टंगी हुई थी। अब रईस की लाश को देख सिति बहुत डर जाती है और फौरन ही खालिद और गांव के कई लोग इकट्ठा होते हैं। इन्हीं लोगों के बीच हम एक फकीर बाबा को देखते हैं जिन्हें सब सुत दिन बुलाते हैं। सुत दिन को रईस की लाश देख समझ आ चुका था कि गांव में कोई इनह्यूमन एंटिटी ने कदम रखा है। वो सिति को वार्न करते हैं कि उसे अपने घर की शुद्धि करवानी होगी वरना अनहोनी हो सकती है। गांव वालों का भी यही मानना था, मगर गांव के दूसरे बाबा पेघुलू सभी को शांत करते हैं। वो कहते हैं कि यह काम किसी बदमाश आदमी का भी हो सकता है जो लूटपाट के इरादे से आया हो। पेघुलू सभी को घर में रहने की सलाह देते हैं ताकि सब सेफ रह सके। अब उस रात खालिद को रईस के कई डरावने सपने आते हैं जिनमें रईस कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा था। ना ऑब्वियसली इससे खालिद डर गया था, इनफैक्ट स्थिति भी डरी हुई थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को शांत करते हैं, सहारा देते हैं और करीब भी आते हैं। इस पॉइंट पे सिति की नजर दरवाजे पर पड़ती है और एक पल के लिए उसे भी वही एंटिटी बाहर दिखाई देती है जिससे वो काफी डर जाती है। उधर हम निक को देखते हैं जो आधी रात में उठ जाता है। कोई अनजान आवाज उसे अपनी तरफ बुला रही थी और निक उस आवाज को फॉलो करते हुए जंगलों में निकल जाता है। अब यहाँ से सीन कट होकर अगली सुबह पे आता है जहाँ हम निक को सिति के साथ बाजार में देखते हैं। हम जान पाते हैं कि गांव में कई बुरे हादसे होने लग गए हैं, जैसे किसी का खाना सड़ जा रहा है, बच्चे बीमार पड़ने लग गए हैं वगैरह वगैरह। लोगों का कहना था कि सिति इस गांव में अपने साथ कोई शाप लेकर आई है जिसका अंजाम सभी को भुगतना पड़ रहा है। एक औरत तो उससे बहस तक करने लग जाती है जिससे निक सिति से दूर भाग जाता है। खुशकिस्मती से बाजार में रजा भी मौजूद था जो गांव वालों को शांत करता है और सिति को बचा लेता है। इसके बाद हम थोड़ा रजा के बारे में जान पाते हैं, जैसे उसकी बीबी आयशा है जो कि जल्द ही मां बनने वाली थी।
आयशा और परिवार के बाकी लोगों को भी सिटी में प्रॉब्लम नजर आ रही थी और वो लोग सुद्दीन की बात का यकीन कर रहे थे, मगर रेजा उनकी बात से डिसएग्री करता है। वो कहता है कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत अफवाह है और उन्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब जब रेजा ये सब कह रहा था तब हम जंगलों में वापस उस एंटिटी को देखते हैं। वो लड़की अब क्लियरली हमें दिखाई देती है और रेजा की बातें शायद उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो ये सब सुन गुस्से और दर्द में चीख उठती है, जिसका सीधा असर हम रेजा पे देखते हैं। जी हाँ, वो अचानक बीमार पड़ने लग गया था। इनफैक्ट उसे दौड़े पड़ने लगते हैं और मुंह से झाग तक आने लगता है। रेजा की यह हालत देख आयशा उसे संभालने की कोशिश करती है, मगर रेजा उल्टा आयशा पे हमला कर देता है। इस हादसे से आयशा का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका बच्चा नहीं बचता। इसके बाद रेजा को होश आता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसे कोई औरत या कोई एंटिटी लोरी सुनाकर सुला रही थी। हम इस एंटिटी के हाथ भी देखते हैं जिस पर लंबे लंबे नाखून थे, मानो किसी शैतान के हों। तो नेक्स्ट सीन अगले दिन का था, जहां रेजा खालिद से मिलने आता है। उसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी और यहाँ रेजा कहता है कि उसे यकीन है कि उसके बच्चे को उसी ने मारा है। किसने? वो जो इस वक्त उन सब के बीच मौजूद है, जो छुपकर उन पर हमला कर रही है। खालिद रेजा की बात नकारने की कोशिश करता है, मगर रेजा का मानना था कि वो किसी शैतान का सामना कर रहे हैं और ये जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है उसी शैतान के कारण हो रहा है। खालिद रेजा की बात का कोई जवाब नहीं देता, मगर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, जिससे हम समझ पाते हैं कि यहाँ कोई राज है जो खालिद और रेजा दोनों जानते हैं और हमसे छिपा रहे हैं। हमसे बोले तो गांव वालों से। जाते जाते रेजा सिर्फ इतना कहता है कि वो सब मारे जाएंगे क्योंकि वो उन सब को मार डालेगी। अब यहाँ से निकलने के बाद रेजा को जंगलों की तरफ कुछ दिखाई देता है और वो उस दृश्य के पीछे चला जाता है। वहीं घर के अंदर रईस और खालिद की बात सिति सुन ली थी। सिति इस बात पर खालिद को कन्फ्रंट करती है कि आखिर वो लोग किस शैतान की बात कर रहे थे। यहाँ सिति को भी शक हो चुका था कि इस एंटिटी का लेना देना कहीं ना कहीं निक से है। वो खालिद से पूछती है कि आखिर निक की माँ कौन थी, मगर खालिद कोई सीधा जवाब नहीं देता। वो कहता है कि उसने सारा सच उसे पहले ही बता दिया है। निक की माँ मीना कहाँ है उसे कुछ नहीं पता। वो बस एक दिन निक को उसके डोर पे छोड़ के चली गई, कहीं तो गायब हो गई या भाग गई, पता नहीं। इस बातचीत के दौरान ही सिति और खालिद के साथ एक और अजीब घटना होती है। उन्हें निक के कमरे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुन सिति और खालिद निक के कमरे में जाते हैं, मगर यहाँ निक अकेला था। खालिद उससे पूछता है कि इससे पहले वो हंस क्यों रहा था, मगर निक कोई जवाब नहीं देता। इससे खालिद उसी पे गुस्सा होने लगता है, जिससे निक बहुत डर जाता है। इस पॉइंट पे खालिद की नजर कमरे के बाहर पड़ती है जहाँ रेजा जंगलों के पास खड़ा था। खालिद फौरन रेजा के पास जाता है और यहाँ रेजा पागलों की तरह हंसने लगता है। वो खालिद से कहता है कि वो उसका गंदा राज जानता है और वो ये राज उसकी बीवी को भी बता देगा। यहाँ रेजा की आंखों का रंग बदलने लगा था, यानी कि वो पजेस हो चुका था। रेजा की बातें सुन खालिद बहुत डर जाता है और दौड़कर अपने घर वापस पहुंचता है। घर में सब कुछ ठीक ही था, मगर निक अब भी बाहर किसी के साथ खेल रहा था, लेकिन देखा जाए तो उसके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस बार जब खालिद निक से फिर वही सवाल करता है कि उसके साथ कौन था, तब निक कहता है कि उसने एक दोस्त बनाया है। उसकी दोस्त एक लड़की है जो कहती है कि वो खालिद को भी बहुत अच्छे से जानती है। उसने निक से वादा किया है कि वो उसे खालिद से प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि कभी कभी खालिद को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनकर खालिद समझ गया था कि कोई अनहोनी होने वाली है। वो सिति से तो कुछ नहीं कहता, मगर उसे और निक को रईस के पास छोड़ वो तुरंत सुद्दीन के पास भागता है। सुद्दीन अभी अपने घर में प्रार्थना कर रहे थे और वो खालिद को देख कहते हैं कि उन्हें उसी का इंतजार था। उन्हें मालूम है कि इस गांव में कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक पॉन्टियनैक ने हमला किया है और पॉन्टियनैक सिर्फ किसी से बदला लेने आती है। इसलिए बाबा यहाँ खालिद से पूछते हैं कि इस आत्मा का उससे क्या लेना देना है। बाबा की बात सुन खालिद फाइनली सच रिवील करता है और हम आज से 9 साल पीछे पहुंचते हैं। तब खालिद इसी गांव का नौजवान था और मीना नाम की एक खूबसूरत लड़की से प्यार करता था। खालिद और मीना साथ तो थे, मगर खालिद मीना से शादी नहीं करना चाहता था, शायद इसलिए क्योंकि मीना किसी छोटे घर से आती थी, जबकि खालिद बहुत ऊंचे खानदान को बिलोंग करता था। इसलिए जब मीना ने उससे शादी की बात की, तब खालिद ने बहाना बना दिया कि उसके पिता ने उसकी शादी पहले ही तय कर दी है। खालिद की बात से मीना को दुख तो हुआ, पर उसने कोई जिद नहीं की। सिर्फ इतना कहा कि वो उसे हमेशा याद रखेगी और अपने परिवार के पास सिंगापुर लौट गई। अब इसके कुछ ही महीना बाद मीना सिंगापुर से वापस लौट आती है। क्यों? खालिद से मिलने। क्योंकि
क्योंकि वो जल्द ही मां बनने वाली थी। खालिद उस बच्चे का बाप होता और खालिद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वो अपने भाई रिजा और दोस्त रईस के साथ मीना को कहीं ले जाने लगता है। उसका प्लान ये था कि वो मीना को गांव के डॉक्टर के एक घर पे ले जा रहा था जो कि मीना का अबॉर्शन कर सकता था। तो आधे रास्ते में ही मीना को भी शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो किसी भी हाल में अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो गाड़ी से निकल के भागने लगती है। जंगल में रिजा, खालिद और रईस भी उसके पीछे भागते हैं और उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। इस भाग दौड़ में मीना के पेट में अचानक दर्द उठने लगता है और न चाहते हुए भी उसे जंगल के बीचों बीच अपने बच्चे को खुद से ही डिलीवर करना पड़ता है। मीना का बच्चा जब बाहर आता है तो वो बिल्कुल चुप था। इससे मीना को लगता है कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। वो चीख चीख कर रोने लगती है और अब तक यहाँ खालिद भी आ चुका था और मीना उस पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि उसी के कारण उसने अपना बच्चा खोया है और ये बात वो सबको बता देगी। गुस्से में खालिद मीना का गला दबाकर उसे मार डालता है। अब तक यहाँ रईस और रिजा भी आ चुके थे और उन्हें सामने दिखती है मीना की लाश और खालिद जो अपने होश में नहीं था। उसे बचाने के लिए रिजा सजेस्ट करता है कि उन्हें लाश को दफना देना होगा। तभी मीना का बच्चा रिस्पॉन्ड करता है और वो काफी रोने लगता है, यानी कि बच्चा जिंदा था। अब अपने बच्चे को देख खालिद के अंदर शायद थोड़ी बहुत इंसानियत जाग जाती है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है ताकि वो उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सके। और देखा जाए तो ये एक तरह का पश्चाताप भी हो जाएगा क्योंकि उसने मीना को मारा है। तो यहाँ से हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ सुद्दीन कहते हैं कि खालिद से बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो बताते हैं कि जब कोई माँ बनने वाली औरत मरती है तो उसका अच्छी तरह से अंतिम संस्कार करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पे उसकी आत्मा भटकती रहती है और उसे एक वैम्पायर में तब्दील कर देती है, मतलब काइंड ऑफ वैम्पायर, जिसे पोंटियनैक कहते हैं। हो ना हो मीना भी इसी क्रीचर में बदल गई है और अब वो एक एक करके गांव में हर किसी को मार डालेगी। सुद्दीन की बात सुन खालिद बहुत डर जाता है और वो सुद्दीन से पूछता है कि मीना को रोकने का कोई तो उपाय होगा। तब सुद्दीन खालिद को एक लोहे का सूल देते हैं और वो खालिद से कहते हैं कि उन्हें किसी तरह मीना के गले पर इस सूल से वार करना होगा। ऐसा करने पे ही वो खत्म हो पाएगी। खालिद वो सूल ले लेता है और तय करता है कि वही मीना का सामना करेगा। उधर गांव में हाहाकार मच चुका था। कई अनहोनियां होने लगी थी जिसके लिए सभी सिटी को ही जिम्मेदार मान रहे थे। ऐसे में सभी गांव के लोग अचानक रिजा के घर पे हमला बोल देते हैं और सिटी को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐन मौके पे यहाँ सुद्दीन और खालिद आ जाते हैं जो सभी को रोक लेते हैं। खालिद यहाँ अपनी गलती कबूल करता है और वादा करता है कि वो मीना को रोक कर रहेगा। सभी डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर मीना की रूह को खोजेंगे और उस पर हमला करेंगे। रिजा, सुद्दीन और खालिद गांव वालों को लेकर जंगलों में निकल जाते हैं, लेकिन मीना इनसे एक कदम आगे थी। वो बहुत आसानी से इन सभी का सामना करती है और एक एक करके सबको मारने लगती है। उसके हाथों से रिजा भी नहीं बच पाता। तब खालिद मीना के सामने आता है, जिसे देख मीना भावुक हो जाती है। वो कहती है कि उसने आज तक जो कुछ भी किया उसी की खातिर किया। वो खालिद से सचमुच प्यार करती थी, लेकिन खालिद ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। खालिद मीना को अकेला कर दिया था और इस कदर अकेला किया कि मीना को सुखद मौत भी नसीब नहीं हुई थी। वो सालों तक अंधेरे में अपने गुस्से और जलन की आग में भटकती रही है और आज वो बदला लेगी। अब मीना की बात सुन खालिद उससे माफी मांगता है, मगर मीना उससे पूछती है कि क्या वो अब भी उससे प्यार करता है। इस पे खालिद हाँ में जवाब देता है, लेकिन मीना समझ गई थी कि खालिद झूठ बोल रहा था। तभी एकदम से खालिद मीना के सीने में वो लोहे का सूल स्टैब करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इससे मीना एक बार फिर गुस्से में पागल होने लगती है और तुरंत खालिद पे पलटवार कर देती है, जिसमें खालिद मारा जाता है। इसके बाद गांव में कोई नहीं बचा था सिवाय सिटी और निक के। सिटी निक को लेकर किसी तरह घर के अंदर छुपी हुई थी और वहीं बाहर हम मीना को देखते हैं जो अब इसी जगह पे आ रही थी अपनी आखिरी शिकार की तरफ। लेकिन जब वो सिटी को मारने आगे बढ़ती है तो निक उसे रोक लेता है। निक मीना को मां कहकर पुकारता है और उसे गले लगाता है, जिससे मीना के अंदर का गुस्सा एक बार फिर शांत हो जाता है। वो समझ चुकी थी कि इस गुस्से से किसी का कोई फायदा नहीं होगा और वो अपने बेटे को एक बार फिर मां की छाया से दूर नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो सिटी को कुछ नहीं करती, उल्टा मीना सिटी के हाथ में वही लोहे का शूल दे देती है और उससे विनती करती है कि वो उसे मार डाले ताकि अब वो चैन से मर सके और अपनी दुनिया में लौट सके। सिटी डरते हुए मीना की तरफ बढ़ती है और उसके गले में वही शूल गाड़ देती है। मरते हुए मीना सिटी से सिर्फ इतनी विनती करती है कि वो उसके बेटे को एक बेहतर इंसान बनाए। इसी के साथ हम मीना की आंखें बंद होते देखते हैं और यहीं पे फिल्म भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म रिवेंज ऑफ द पोंटियनैक की कहानी और कहानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई मीन फिल्म के नाम में ही रिवेंज और ये कहानी भी बदले की ही है। अब एक सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि आखिर खालिद के वार करने पे मीना की मौत क्यों नहीं हुई? उसने भी तो वही शूल इस्तेमाल किया था ना। तो इसका जवाब है कि खालिद ने वो सूल मीना के सीने पे चलाया था, जबकि सुद्दीन ने क्लियरली कहा था कि उसे सूल मीना के गले में मारना होगा। इसी कारण से शायद मीना बच गई और उसने उल्टा खालिद को मार डाला। फाइनल सीन में स्थिति वैसा ही करती है और मीना को इस दुनिया से छुटकारा मिल जाता है। अब इस कहानी में हमें एक क्रीचर के बारे में बताया गया है जिसे पोंटियनैक कहते हैं। मतलब प्रोनाउंसिएशन में भी मैं गलत कर रहा हूँ पूरे वीडियो के थ्रू,
बट हाँ, स्पेलिंग PONTIANAK है। तो हाँ, पोंटियानाक को कुंतिलानक या हिंदुइज्म में यक्षी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्पिरिट होती है जो एक प्रेग्नेंट वुमेन की हो। पोंटियानाक काफी वेंजफुल और बिटर होती हैं, जो वैम्पायर की तरह मर्दों को अपना शिकार बनाती हैं। अगर पोंटियानाक आसपास हो तो बच्चों के रोने की आवाज या वहां किसी चीज के सड़ने की बदबू वगैरह फील होती है। इस फिल्म में भी ये डिपिक्शंस दिखाए गए हैं और ऐतिहासिक तौर पे पोंटियानाक सफेद कपड़े और लंबो बालों में दिखाई देती है। यहाँ मीना का भी यही रूप था, क्योंकि अपने बच्चे से जुदा होने के बाद वो भी इस क्रीचर में तब्दील हो गई थी। वैसे पोंटियानाक को छोड़कर अगर हम यक्षी की बात करते हैं तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, मतलब उसमें कई क्रीचर्स को एक्सप्लेन किया था, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने फिल्म के साथ साथ पोंटियानाक को भी एक्सप्लेन कर दिया और उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।